हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे फरवरी महीने के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट या इस तरीके के करंट अफेयर्स हम लेके आए। खासतौर पे जो हमारे साथ बच्चे JNK से जुड़े हैं, आपको बता दूं आपके लिए जो हम लोग करंट अफेयर्स लेके आएंगे उसमें नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम जनवरी और फरवरी के जितने भी करंट अफेयर JNK के रिलेटेड थे वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अब जो फाइनल एग्जाम है आप लोगों का वो बिल्कुल नजदीक है। 6 मार्च को एग्जाम की डेट आ चुकी है। अभी तक आप लोगों की तैयारी जितनी होनी थी आप लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा, ये टेस्ट अगर आप लोगों ने हमारी ऐप पे लिए थे, अगर आप लोगों ने इसमें मान लीजिए 2 या 3 टेस्ट ही अटेम्प्ट किए हैं, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप फुल लेंथ टेस्ट ना अटेम्प्ट करके इसे सिर्फ सबमिट कर दो और इसके एक बार जो क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू कर लो ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके। क्योंकि जो टेस्ट बनाए गए थे स्ट्रिक्टली बनाए गए थे JKSSB के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो जम्मू कश्मीर की JNK या जो जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं वो सबका ध्यान रखा गया था। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें आपको एक पूरा डिटेल कोर्स SSS की ऐप पे मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को इस समय 16 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। और जल्दी ही यहाँ पे अब हम लोग शुरू कर देंगे हमारा सेकेंड S, यानी कि जो हमारा है स्ट्रेटेजी। MCQ सीरीज आपको प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगी। MCQs हम आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे हर एक कंपोनेंट के। साइंस सेक्शन के कंपोनेंट ऐप पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस के साथ साथ कंप्यूटर के भी अपलोडेड है और जो रीजनिंग मैथ है उसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी अब हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी हमारी SSS ऐप पे। अगर आप लोगों को ऑली बोर्ड पे भी देनी है तो आप लोग दे सकते हैं, वहां पे भी आपको सेक्शनल टेस्ट, नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। कुछ क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे तो थोड़ा नोट डाउन कर लेना। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन JKSSB पूछता है। SSC बैंकिंग एग्जाम सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में 6th एडिशन हुआ है एक 5-day बायलिटरल एयर एक्सरसाइज का। पहली चीज यहाँ पे आपको समझनी है, अब ये बायलिटरल क्या होता है। बायलिटरल का मतलब होता है जिसमें 2 देश आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये एयर एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। सबसे पहला पॉइंट जो एग्जामिनर पूछेगा वो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछेगा कि ईस्टर्न ब्रिज जो हुई है 6th एडिशन, ये किस किस के बीच में हुई है। ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है इंडियन एयरफोर्स और ओमान के बीच में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये एक्सरसाइज हुई कहां पे है। तो ये एक्सरसाइज हुई है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन आप लोग नाम से समझ चुके होंगे कि जोधपुर कहाँ पे है। तो ये हुआ है आपका राजस्थान में, कंडक्ट करवाई गई है इंडिया और ओमान के बीच में। अब एग्जामिनर जरूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, उसका नाम बताओ। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस एक्सरसाइज का नाम था ईस्टर्न ब्रिज। एक वीडियो हम लोगों ने आपको ईयरली राउंड अप जो हम लोग देते हैं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 की हुई थी वो सब प्रोवाइड करी हुई है। आप एक बार जरूर देख लेना अगर आपका कोई भी एग्जाम है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में पेपर में पूछते हुए। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आपको बताना है ओमान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बना है जिसने एंटर करा है मेटावर्स विद द ओपनिंग ऑफ अ लॉन्च नेम्ड ऑनिक्स। अब ये किसने किया है, पहला ऐसा कौन सा बैंक बना है। साथ ही साथ आपको इस बैंक का नाम भी याद रखना और आपको ये भी बताना है कहाँ का बैंक है, कहाँ से बेस्ड है। तो ये जो बैंक है इसका नाम है JP मॉर्गन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ऐसा बैंक बना है जिन्होंने खुद का एक ऐसा मेटावर्स बनाया है। साथ ही साथ ये कहाँ का बैंक है, ये कहाँ का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये पहला बैंक ऐसा बना है जिसने अपना ही एक मेटावर्स बनाया है, यानी कि जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाई है बेस्ड ऑन बायोटेक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसका नाम भी याद रखना। अब आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है कि किसने किया है, वो तो आपको बता दिया JP मॉर्गन ने किया है। दूसरा नाम क्या है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको अगर हिंट दूं इसमें होगा क्या। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली एक वर्चुअल अवतार बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं वर्चुअल स्पेस में, जिसमें आप लोग घूम सकते हैं लॉन्च में।
तो ये काफ़ी अच्छा एक कंसेप्ट है, पहला बैंक ऐसा बना है जेपी मॉर्गन, तो ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसान मोबाइल एप्लीकेशन जो है रिसेंटली लॉन्च की गई है फॉर द फार्मर्स टू प्रोवाइड एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू द फार्मर्स, रिसेंटली लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज, क्या ये किसान जो ऐप लॉन्च की गई है ये किसने की है? तो ये जो किसान ऐप को लॉन्च किया गया है, ये किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की ने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे होगा क्या, इसके तहत कोशिश की जाएगी जितने भी रीजनल फार्मर्स हैं उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे कनेक्ट किया जाए। यहाँ पे एक अवेयरनेस एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस नाम से भी समझ गए होंगे। और तो यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी फार्मर्स हैं बेसिकली उनको इसके बारे में पता चले कि एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विस के रिलेटेड। तो ये जो किसान मोबाइल ऐप है आईआईटी रुड़की ने डेवलप की है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने टॉप किया है मेडल टैली में, जो 24th एडिशन हुआ है 2022 विंटर ओलंपिक्स का। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे तीन बन सकते हैं। देखो अभी अगर हम बात करें, ये तो आया विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे आपके टोक्यो में। टोक्यो 2020, इस पे भी हम लोगों ने डायरेक्ट आपको वीडियो बना के दी है जिसमें जितना भी ओलंपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहां पे दिए हैं और पैरालंपिक्स के रिलेटेड। और साथ ही साथ बता दूं आपको, जो वीडियो की स्टार्टिंग के 2 मिनट है उस पे क्वेश्चन यूपीएससी यानी कि जो आपका आईएएस का पेपर है उसमें पूछा गया था, वो हम लोगों ने कवर किया था। तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो आई बटन है वहां पे क्लिक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप एवरीथिंग यू नीड टू नो में जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखो टोक्यो ओलंपिक्स, पहले हम उस पर बात करेंगे फिर विंटर पे आएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? पहली चीज पूछी जा सकती है कि कौन सा एडिशन था टोक्यो ओलंपिक्स का। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? ये था आपका 32nd। और अगर पूछा जाए पैरालंपिक्स का कौन सा था, तो ये था 16th। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि 33rd कहाँ पे होगा, 34th 35th भी। 35th आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। 34th कहाँ पे होगा और 33rd कहाँ पे होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और 16th एडिशन था पैरालंपिक्स का। अगर पूछा जाए मेडल टैली में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, तो इंडिया ने जीते थे ओलंपिक्स में, रैंकिंग क्या रही थी इंडिया की, तो इंडिया का रैंक था यहाँ पे 48। और पैरालंपिक्स की अगर हम बात करें, पैरालंपिक्स में था 24। आप इसको सिंपल डिवाइड कर देना 2 से, आपको आंसर पे याद हो जाएगा। एक ट्रिक है याद रखने के लिए। अब बात करेंगे विंटर ओलंपिक्स की। विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट करवाया गया था बीजिंग, चाइना में। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बॉयकॉट करने के लिए भी कहा था, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से एक ही जो है हम एथलीट कहें जो गया था, वो JNK से था। कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताना। साथ ही साथ अब बात करेंगे सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते इस एडिशन में। 24th एडिशन था इसका भी। किसने जीते हैं सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा जीते हैं नॉर्वे ने। ठीक है, ये टोक्यो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, विंटर ओलंपिक्स खत्म कब हुआ? विंटर ओलंपिक्स आपका खत्म हुआ है 20 फरवरी को, और 21 फरवरी को यूक्रेन पे रशिया ने अटैक कर दिया। अगर ओवरव्यू दें तो ये रुके ही इसलिए थे जब तक ये चल रहा था, क्योंकि चाइना और रशिया इस समय काफी जो क्लोज रिलेशन में चल रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया की क्या सारा विवाद है वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है सिंगल वीडियो में, तो आप लोग वहां पे भी वो देख सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट याद रखना 2022 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए हैं? तो बीजिंग में हुए हैं, बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने बिडिंग राइट जीता है टू होस्ट द 2013 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन आफ्टर 40 ईयर्स। अब देखो ये है क्या, देखो क्या ये ओलंपिक गेम्स है? नहीं, यहाँ पे जीता क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो सेशन होता है हर साल, ये होगा इस बार कहां पे? इस बार नहीं, ये जीता है 2023 के लिए, यानी कि अगले साल के लिए जीता है किसने? ये जीता है इंडिया ने। इंडिया में कहां पे होगा ये सेशन? तो ये इंडिया में होगा मुंबई में। आज से 40 साल पहले हुआ था, लेकिन अब फिर से ये यहाँ पे होगा। इसमें टोटल पूरी दुनिया से अगर हम बात करें लोग आते हैं। लोगों की अगर हम बात करें, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, टोटल इस समय अगर पूछा जाए कितने एक्टिव मेंबर्स हैं, तो 105 हैं। ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? अब ये किया क्यों गया था? तो टू स्पीक अप ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 22 फरवरी को। पहला पॉइंट तो ये याद रखना,
शुरू कब किया था? 1926 में इसको शुरू किया गया था। देखो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि शुरू कब किया था, बट आपको ये याद होना चाहिए कि ये कब ऑब्जर्व किया गया था। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल जो इनकी थीम होती है। थीम क्या थी वर्ल्ड थिंकिंग डे की? तो थीम थी आर वर्ल्ड और इक्वल फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। तो आपको ये याद रखना, मैं वापस रिपीट करता हूँ, आर वर्ल्ड, आर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट भी अगर हम बात करें, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो पीएम केयर स्कीम थी इसको एक्सटेंड किया जाएगा चिल्ड्रन के लिए। कब तक, किस साल तक एक्सटेंशन इसको मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फरवरी 2022 जो इसकी डेट थी, इसको एक्सटेंशन मिल गया है। कब तक का एक्सटेंशन दे दिया गया है? तो इसे अब एक्सटेंशन मिल गया है 2022 तक का ही। मतलब अब यहाँ पे मैं अगर आपसे एक बात करूँ, पहले कब थी ये, कब तक था लास्ट? तो पहले ये थी 31 दिसंबर 2021 तक, बट इसे अब एक्सटेंशन मिल चुका है। तो आपको ये याद रखना है 28 फरवरी 2022 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया था। पीएम केयर्स की भी एक फुल फॉर्म थी। पीएम केयर्स कोविड के दौरान आप लोगों को पता चला था, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। अब यहाँ पे इसको आपको याद रखना है कि फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने 6 अवार्ड जीते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर के लिए, जो 17 एडिशन हुआ है। तो ये अवार्ड जीते हैं इस बार किसने? साउथ इंडियन बैंक ने। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था साउथ इंडियन बैंक ने स्मॉल बैंक सेगमेंट में ये अवार्ड्स को जीता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में एक इंडियन क्रिकेटर ऐसे बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में ही। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी में किसने किया है, बट आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शकीबुल गनी। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि शकीबुल गनी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये क्रिकेटर हैं। किस टीम से खेलते हैं? बिहार की टीम से खेलते हैं। मिजोरम के अगेंस्ट इन्होंने स्कोर बनाया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में अ नेशन टू प्रोटेक्ट एक बुक आई है जिसके में लिखा गया है अबाउट द लीडरशिप ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टैकलिंग द कोविड-19 क्राइसिस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? देखो अब यहाँ पे क्या है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक लॉन्च की गई, देखो आपके पेपर में बुक्स एंड ऑथर पे भी है। अब 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके बुक्स एंड ऑथर्स पे। एक जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में होगा, दूसरा या तो वो किसी फेमस ऑथर ने लिखे, जैसे कि आप मान लीजिए अगर किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे या कोई महात्मा गांधी के लिए ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम की है, तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये तो याद रखना है, साथ ही साथ जो रिसेंट न्यूज़ में है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो नेशन टू प्रोटेक्ट ये जो बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है प्रियम गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, प्रियम गांधी ने इस बुक को लिखा है, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोजेक्ट आरोहन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। प्रोजेक्ट आरोहन शुरू किया गया है टू मेंटर द स्टूडेंट्स एंड टू होन देयर स्किल्स। यहाँ पे अगर बात करें लॉन्च बाय विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट आरोहन। प्रोजेक्ट आरोहन को लॉन्च किया गया है यहाँ पे असम के द्वारा। असम के जो सीएम है, क्या नाम है उनका? हिमांता बिस्वा शर्मा या शर्मा, इन्होंने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे टाटा स्ट्राइक जो है वो भी इनकी हेल्प कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इनिशिएटिव टाटा ट्रस्ट का है, तो असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये याद रखना, प्रोजेक्ट आरोहन किसका है? तो ये असम गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन रेलवेज ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया है किसके साथ? टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट रेलवे सोलर पावर प्लांट इन बीना मध्य प्रदेश। अब देखो 2 चीज़ें हैं, एक मैंने आपको ये भी बताई है। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। एग्जामिनर आज की डेट में जो भी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, या तो अगर कोई विमेन न्यूज़ में है
आपको वो देखने को मिलेगा, या तो अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जीज जो है उस पर क्वेश्चन देखने को मिला। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका ग्रीन हाइड्रोजन जो है वहाँ पे हो गया, सोलर एनर्जी के ऊपर हो गया, सोलर अलायंस किस किस के साथ है इंडिया की, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोई विंड एनर्जी पे काम कर रहा है, कोई रैंकिंग आ रही है, जिसके लिए स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में एक टॉपिक आया हुआ है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। घूम फिरा के क्वेश्चन इस पे जो अभी तक पूछे गए वो करंट इवेंट से ही पूछे गए हैं, जिसपे एक लेक्चर आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, जो भी करंट इवेंट है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, इंडियन रेलवेज ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट करा है किसके साथ? इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट करा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये क्या बनाएंगे, जिसके तहत ये बनाएंगे इंडिया का पहला सोलर रेलवे सोलर पावर प्लांट। अब यहां पे क्या क्वेश्चन यहां तक ही सीमित है? नहीं, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है इंडियन रेलवेज और बेल मिलके एक पावर प्लांट बना रहे हैं, वो कहां पे बन रहा है? आपको ये भी याद रखना है कि वो मध्य प्रदेश में बन रहा है, बीना जगह में। ठीक है, एग्जैक्ट जगह है बीना। टोटल इसकी अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, तो ये होगा 1.7 मेगावाट का। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहला ऐसा बन रहा है, पहला रेलवे सोलर पावर प्रोजेक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर आते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और ये न्यूज में क्यों था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जो है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, इस पर पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है, जिसको हम लोग अंजी खाद ब्रिज भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किस जगह में? जम्मू कश्मीर में। किस डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रियासी में, अपने इनिशियल लास्ट स्टेजेस में अब ये है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है? तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 21,653 करोड़ रुपए, जो कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में अभी तक लगा चुके हैं। और ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? तो जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है USBRL प्रोजेक्ट, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत ये बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको और इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज़, जो यहाँ पे हाइट है इस ब्रिज की, तो इसकी हाइट कितनी है? ये 331 मीटर ऊंचा है। यहाँ से अगर हम बात करें 331 मीटर अबव द रिवर बेड है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे अगर एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो इसकी टोटल लेंथ है ब्रिज की, वो है 473.25। इस पर हमने अपने हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक प्रॉपर पोस्ट डाला था, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके तहत होगा क्या? अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहां पे है, या कौन सा है, या किस रिवर के किनारे पे? पहली चीज, रिवर कौन सी है? चिनाब रिवर। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जब हम लोगों ने हर एक चीज में किया था उसमें भी मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज पता होनी चाहिए आपको कि ये कहाँ पे है, ये हमारे JNK में है। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट या इंडिया का कहाँ पे होगा, तो आपको ये याद रखना है इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेंट्रल एक्साइज डे 2022 कब ऑब्जर्व किया गया? टू ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। कोशिश की जाती है जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इंकरेज किया जाए एक्साइज डिपार्टमेंट के टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एक्साइज अक्रॉस द इंडिया। तो आपको बस ये याद रखना है 24 को फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया जो ई वेस्ट इको पार्क की अगर हम बात करें, तो कौन सी स्टेट या यूटी ऐसी है जिन्होंने अप्रूव करा है इंडिया का पहला वन ऑफ इट्स ओन काइंड ई वेस्ट इको पार्क टू बी बिल्ट ऑन 20 एकर्स ऑफ लैंड? अब पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये कहां पे बना रहा है, कौन बना रहा है? तो ये बना रही है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली ने अप्रूव किया है इसको। पहला होगा दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2020 के लिए अगर हम बात करें, तो इसके तहत कोशिश की जाएगी जो टूरिज्म है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट को अगर हम, अब एग्जामिनर मान लो पूछता है ये ई वेस्ट में ई क्या है, तो ये जो ई वेस्ट है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक। इतना तो आपको पता ही होगा। ईमेल
जो हम लोग करते हैं, ये ई कई बार कंप्यूटर सेक्शन में पूछा जाता है कि ई स्टैंड्स फॉर, तो ये याद रखना कौन बना रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में क्या रैंक रहा है इंडिया का इन द रिसेंटली रिलीज्ड 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आउट ऑफ 55 कंट्रीज। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे साल क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में, आपको ये याद रखना है। अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई है इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक रहा है 43rd आउट ऑफ 55 कंट्रीज। अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, दो चीजें याद रखना, टॉप किसके द्वारा किया गया है, तो टॉप किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पे ये याद रखना। अब एक और चीज, अब ये जो रिपोर्ट आती है इसको रिलीज कौन करता है। कई बार एग्जामिनर जब पेपर देखो इजी करना होता है वहां पे पूछा जाता है इंडिया का रैंक क्या है, थोड़ा मॉडरेट करना होता है पूछते हैं कि टॉप किसने किया। जब डिफिकल्ट करना होता है इंडेक्स पे क्वेश्चंस को तो वो पूछते हैं कि ये रिपोर्ट को दिया किसने है। तो ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स कॉमर्स के द्वारा रिलीज की गई है, ये पता होना चाहिए। और एक लेक्चर जो खासतौर पे हमारे बच्चे फाइनेंस का पेपर देंगे हाल ही में, या जिनका एसएससी का भी पेपर है, आप लोगों को बता दूं एवरीथिंग यू नीड टू नो में हम लोगों ने आप लोगों को जितने भी इंडेक्स लास्ट ईयर आए थे 2021 के वो सब भी करवाए हैं। आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना अगर आपके पास टाइम हुआ तो। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टार हेल्थ और अलाइड इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस को साइन किया है या पार्टनरशिप करी है। तो किस बैंक के साथ वो ऑफर करेंगे अपने हेल्थ इंश्योरेंस को, तो जो इन्होंने अभी हाल ही में किया है स्टार हेल्थ ने किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ना बैंक इंश्योरेंस, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस को बेचता है, ये बेसिकली थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जैसे स्टार हेल्थ एक इंश्योरेंस कंपनी है, इनके साथ मिलकर काम करता है, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, उस टर्म को कहा जाता है बैंक इंश्योरेंस। तो ये टर्म भी याद रखना, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है एमडी सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक फॉर द टर्म ऑफ 3 years टिल मार्च 2022। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया है नाम क्या है इनका, तो आईडीबीआई के जो एमडी सीईओ इस समय है इन्हें ही रीअपॉइंट किया गया है। क्या नाम है इनका, राकेश शर्मा, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, हना ग्रीन who recently won TPS River Murray 2022 and became first woman to win the Pro Mixed Gender event belongs to which country। देखो यहाँ पे क्या है, गोल्फ के रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में हैना ग्रीन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जो आमतौर पे जनरली बनता है। दूसरी चीज क्या है, ये कौन है, ये विमेन है, पहली ऐसी विमेन बनी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट। क्या जीता है इन्होंने, पहला प्रो मिक्स जेंडर इवेंट जीता है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, कंट्री है इनकी ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, पेपर में ये पूछा जाएगा हैना ग्रीन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये पहली वुमेन बनी है जिन्हें जीता है। एक और इंडियन गोल्फर है जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अदिति अशोक। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा जीता, मेडल को बिल्कुल क्लोज मार्जिन से मिस किया, लेकिन याद रखना ये भी पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, अभी इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पहली पोजीशन जीती है ओवरऑल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो वर्ड पे ध्यान दो, आजकल एग्जाम का जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों पे आने हैं। अगर पूछा जाए पहले कौन था, पहले था कर्नाटका, लेकिन कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने फर्स्ट पोजीशन जीती है ओवरऑल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, तो इसको ओवरटेक किया है तमिलनाडु ने। कर्नाटका को जो है यहाँ पे सरपास किया है किसने, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु यहाँ पे बनी है, पहली पोजीशन मिली है ओवरऑल इंस्टॉल्ड में। इस पे बहुत कैटेगरीज आ जाती हैं, आपकी सोलर विंड सेगमेंट सारी आ जाती हैं, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज काफी देर से न्यूज में थी, काफी देर से न्यूज में भी थी। अभी हाल ही में कौन सा एडिशन ऐसा हुआ है मिलान एक्सरसाइज का, नेवी मल्टी लेटरल एक्सरसाइज है मिलान 2022, जो कि कहाँ पे हुई है, ये हुई है विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। पहले ये पोस्टपोन होती रही थी जो 2020 की अगर हम बात करें कोविड की वजह से, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान 2022 का कौन सा एडिशन था, तो ये था 11th एडिशन।
ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे अगर हम बात करें, अब एक और चीज़ अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम लोग सिटी ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा चल रहा है, जिसे हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 75 to 100 होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, इसे जाना जाएगा अमृत काल के नाम से। ये मैं बार बार हर लेक्चर में रिपीट करता हूं क्योंकि ये हमारे बजट में भी टॉप पे मेंशन था इस बार। तो अमृत काल अगर पूछा जाए कौन से कौन सा होगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे 0 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100। तो याद रखना 75 to 100 जो है इसे अमृत काल कहा जाता है। और ये जो मिलान एक्सरसाइज है ये 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। पहला इसको किया गया है 25 से 28 में फरवरी में, और दूसरा इसका भी हाल ही में चल रहा है, कल खत्म होगा 4 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी एक कैंपेन शुरू की गई है जिसके तहत जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है और उसे प्रमोट किया जाएगा मल्टी लैंग्वेजिज्म में, यानी कि मल्टी लैंग्वेज में इसको प्रमोट किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरुआत करी है? तो इसको शुरुआत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। पहला अपने आप में ही है, हैशटैग भी चलाया गया है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो इसमें क्या करना है, आपको टैग करना है मिनिस्ट्री को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जो भी आप लोग चीज़ें करेंगे ताकि प्रमोट कर सके हम लोग मल्टीलिंगुइज्म को। तो यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही स्पिरिट को अगर हम बात करें तो उसमें किया जाएगा। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में है क्या? जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर को और सिक्किम को लिंक किया गया था, किसके साथ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिंक किया गया था तमिलनाडु के साथ। इसमें क्या है, तमिलनाडु के फेस्टिवल्स इवेंट्स यहाँ पे होंगे और जम्मू कश्मीर के थे वो यहाँ पे होंगे। इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि हर एक जगह अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अकॉर्डिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें एडेड हैं टोटल? तो 22 लैंग्वेजेस टोटल यहाँ पे एडेड हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको शुरू किया है, भारत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, होमवर्क आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आपको बताना है कि इस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी फेमस है, एक तो आ गया आपका IIT और एक आता है हमारा एम्स। अब क्वेश्चन क्या है, पहला IIT ऐसा बनने जा रहा है जो कि इंडिया के बाहर खुलेगा। अब वो कौन सी जगह में ओपन होगा? पहला IIT होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि पहला इंस्टीट्यूट होगा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जिसका सेंटर कहाँ पे खुलेगा? तो ये ओपन होगा दुबई, UAE में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर पूछा जाए इंडिया में कितने IITs हैं, तो टोटल 23 हैं, बट अभी ये जो होंगे ओपन, ये होंगे हमारे, पहला होगा जो बाहर किया जाएगा, दुबई में ओपन किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। BSES यमुना पावर लिमिटेड, जिसे हम BYPL भी कहते हैं, कमीशन, इन्होंने पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है कहाँ पे? तो ये क्वेश्चन याद रखना, पहला स्मार्ट मैनेज EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, यहाँ पे EV की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये कहाँ पे शुरू किया गया है इनके द्वारा पहला चार्जिंग स्टेशन? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी ये चीज़ें हैं यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसको जो शुरू किया गया है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये प्रोजेक्ट को नॉर्डिक इनोवेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्प करेगी दिल्ली गवर्नमेंट की इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी आती है मैं आपको ये बता देता हूँ। नॉर्डिक कंट्रीज में आ जाती हैं आपकी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। अब ये नाम आप लोगों ने देखे होंगे, मैक्सिमम सर्वेज यही टॉप करते हैं, तो इसमें ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। कौन सी ऐसी इंडियन वेट लिफ्टर है जिन्होंने गोल्ड जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 55 kg कैटेगरी में? तो ये गोल्ड मेडल जीता गया है किसके द्वारा? मीराबाई चानू, इनका नाम आप लोगों को पता होगा, ओलंपिक्स में भी इन्होंने मेडल जीता था। तो इन्होंने अभी हाल ही में मेडल जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में।
बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हीं के साथ एक नाम और आप लोगों को याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी हाल ही में जो एक इवेंट कंडक्ट करवाया गया है, कहां पे, सादिया तारिक, इनका नाम आपको याद रखना है। सादिया तारिक कौन है? सादिया तारिक हमारे जम्मू कश्मीर से है, श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है कहां पे? मॉस्को में। किसमें ये जीता है? वुशु स्टार चैंपियनशिप में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सादिया तारिक। एग्जामिनर पूछेगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है या कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं के साथ साथ मीराबाई चानू का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में हेमंता बिस्वा जी का निधन हुआ है। ये कहाँ के सीएम थे? फॉर्मर जी सीएम थे। कहाँ से? तो ये थे भुवनेश्वर, ओडिशा से। ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा हमारी इंडियन हॉकी टीम की स्पॉन्सर भी रह चुकी है। ओलंपिक्स में जो गए थे, दोनों मेल और फीमेल यानी कि विमेन और मेन दोनों टीम को स्पॉन्सर किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। वहां के सीएम थे हेमंता बिस्वाल जी पहले। आज की डेट में कौन है? तो आज की डेट में है नवीन पटनायक जी। और यहाँ पे ही आपके क्या होंगे? यहाँ पे आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2023 का। ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जरूरी है आपको याद रखना है। क्योंकि देखो, कोविड के दौरान हम लोगों ने जो चलाए थे मिशन इवैक्यूएट करने के लिए, उनके नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं होमवर्क के रूप में। अगर नहीं पता आप गूगल कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे ही एक और ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे वापस से चलाया है, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इवैक्यूएट किया जाए जितने भी इंडियन सिटीजन फंसे हैं यूक्रेन में। क्योंकि वहां पे इस समय आपको पता है रशिया के साथ वॉर चल रही है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है जो अप्रॉक्सीमेट 15 से 16,000 इंडियंस फंसे हैं वहां पे, उन्हें यहाँ पे लेके आए। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल 20,000 के करीब से 5 से 6,000 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 10-15,000 लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये किया जा रहा है। अब होगा क्या? अब आप लोगों को पता है यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है। अब ऐसा होगा क्या कि क्या किस तरीके से किया जा रहा है? तो वॉर स्पेस में तो इस समय इंडियन कोई एयर इंडिया की फ्लाइट जा नहीं पा रही, तो कोशिश किया जा रहा है कि इनको नियरेस्ट जो बॉर्डर्स हैं उन पे लेके जाए, पोलैंड लेके जाए, जो भी क्लोज कंट्रीज है वहां पे लेके जाए, वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट इन्हें एयरलिफ्ट करेगी। बट अब ये न्यूज जो अभी रिसेंटली आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि जो इंडियन या पाकिस्तानी या चाइनीज जो लोग हैं वो बाहर निकले, उन्हें एज अ होस्टेज की फॉर्म में रखा गया है। तो रशिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कॉरिडोर बनाने की बात की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें रशिया में लेके आया जाएगा और वहां से इन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा इंडिया के लिए। तो ये एक काफ़ी सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। आई होप एंड प्रे कि सब लोग जल्दी से जल्दी सही सलामत वापस आ जाएं। तो ये आपको याद रखना है रशिया और यूक्रेन के बारे में। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क क्या है, आपको बताना है नाटो की फुल फॉर्म क्या है और नाटो कब फॉर्म किया गया था, किस साल में। ठीक है, इस पे भी डायरेक्ट वीडियो, पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी एवरीथिंग यू नीड टू नो में। वो काफ़ी एक अच्छी सीरीज है, अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों को खुद बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, 3rd एडिशन हुआ है इंडिया जापान। मैं यहाँ पे आपको आंसर ही बता दिया। इंडिया और जापान का मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? एक्स धर्मा गार्डियन 2022। ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुई है इस बार ये, तो ये आपकी हुई है बेलागांव में। बेलागांव कहाँ पे है? वो है कर्नाटका में। तो ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 10 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलाई जाएगी। जापान में ही टोक्यो है और जापान में ही आपके क्या हुए थे? टोक्यो ओलंपिक्स। अब टोक्यो 2020 ओलंपिक्स थे, ये भी याद रखना। टोक्यो 2021 से कंफ्यूजन मत रखना, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे, लेकिन नाम टोक्यो 2020 ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में इंडिया के पहले ऐसे फिजिक्स कौन से हैं जो पहले बने हैं इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद बोल्ट्जमैन मेडल फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी किसी इंडियन को बाहर से अवार्ड मिलता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसे मिला है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर दीपक धर को। प्रोफेसर दीपक धर को ये अवार्ड दिया गया है। पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्हें ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया गया है। क्या ये अवार्ड सिर्फ इन्हें मिला है? नहीं, ये अवार्ड ये शेयर करेंगे, इन्हें भी मिला है। साथ ही साथ एक और नाम याद रखना, जॉन जे हॉपफील्ड, इन्हें भी अवार्ड दिया है, लेकिन जो इंडियन ओरिजिन के हैं इनका याद रखना, एग्जामिनर पूछेगा तो। लास्ट क्वेश्चन आज का, लेकिन ये क्वेश्चन आज के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली वुमेन सेबी क्या है, जैसे आप लोगों को पता है रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं हमारे इंडिया में, जिसमें आपकी आ जाता है आरबीआई, एक आ जाती है जो बैंकिंग की है, इसके अलावा आईईआरडीए आ जाती है आपकी जो इंश्योरेंस सेक्टर की आती है। वैसे ही एक हमारी बॉडी आती है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताना या मैं ही बता देता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी पहली विमेन जो है चेयरमैन कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, नाम याद रखना, इनका नाम है माधवीपुरी बुक, इनका सही नाम है, याद रखना। पहली ऐसी बनी है जो कि अपॉइंट की गई है चेयरमैन, तो आप लोग नाम को मेरे नाम से भी याद रख सकते हैं हिंट के तौर पे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ हमारे जनवरी और फरवरी 2 महीने खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों के लिए जो मैंने टोटल साल की 6 वीडियोस लेके आता हूं 2-2 महीने के बाद, कोशिश करूंगा कि मैं ये लेके आऊं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आप लोगों को मिलेगा वो होगा हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेक्चर्स में करंट अफेयर्स आते हैं जनवरी और फरवरी के, जितनी भी न्यूज में थे वो सभी, ताकि आपके जो नियर फ्यूचर एग्जाम्स आएंगे उसमें आपके क्वेश्चंस कवर होते रहे। और हमारे करंट अफेयर्स पेपर में ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों ने पंचायत का पेपर हो, क्लास 4 का हो, या कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों ने चीज़ें देख ली है। बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए जो लास्ट मिनट टिप्स होंगी वो कल आएंगी कि कैसे पेपर को करना है, कैसे चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को जो पेपर दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोग ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आए करें। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।